पीछे पीछे घूमती थी। पहली बार जब मैं अमेठी आई तो शायद मैं 10 साल की थी। मुझे याद है चुपचाप से उनके पीछे बैठती थी, वो जीप चलाते थे, हम लोग राहुल और मैं पीछे बैठ के एक दूसरे की नोक-झोंक कर करके देखते थे कि पिताजी क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, लोग उनको कैसे मिल रहे हैं। तो एकदम जो पहली सीख मुझे मिली कि एक नेता और जनता के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो उस उम्र में अपने पिताजी से मिली। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी एक बहुत नेक इंसान थे, दिल बहुत साफ था, ईमानदार थे और बहुत हिम्मत वाले थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कभी कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ आ जाती थी। पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहाँ आई तो अपनी माता जी के साथ उनके प्रचार में आई और यहाँ का तारपुर का जो गेस्ट हाउस था वहां पे हम लोग रहते थे। उस समय कुछ सारा साधन नहीं थे, प्रचार भी अलग तरह से होता था, गांव गांव जाते थे, मैं माता जी के पीछे पीछे जाती थी। पिताजी चुनाव जीते, प्रधानमंत्री उस समय थे, अमेठी के लिए जितने काम कर पाए उन्होंने किए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खोले, सड़कें बनाई, उस समय इंडिया मार्क 1 होता था, हर जगह इंडिया मार्क 1 लगवाया, जहाँ रास्ता नहीं था रास्ता बनवाया, जहाँ सड़क थी खड़िंजा लगवाया, खड़िंजे पे पक्का किया। बार बार आते थे, अपनी जीप में बैठ के गांव गांव जाते थे। कभी आप सबसे डांट खा लेते थे, कुछ मांग थी आपकी वो पूरी नहीं हुई थी, शायद एक सड़क या एक नलका, आप डांट भी लेते थे, प्यार से आपकी डांट सुनते थे। ये सब बातें मैंने देखी। कुछ समय बाद जब वो चुनाव, देश का जो चुनाव है वो हारे, यहां से तो जीते ही थे, तो उनके ऊपर काफी मतलब उनकी सुरक्षा की काफी ये संदेह था कि कोई कुछ करेगा उनको। उनकी माताजी की हत्या हो चुकी थी, हम सब ने बचपन में वो देखा था, वो क्षण देखा था। अब मैं 17-18 साल की थी, पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बढ़ के बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी रखने लग गई। पिताजी ने कहा तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? उन्होंने कहा ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने जीतने के समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की, रात के 4:30 बजे तक 3 बजे तक काम करते थे। मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक उनकी चप्पल की आवाज मेरे कमरे के बाहर से गुजरती थी। मुझे सुनाई देता था कि पिताजी घर आ गए, तब नींद आती थी, घबराहट होती थी कि कोई कुछ कर ना दे। 2 साल बाद 1991 में एक फोन आया, किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है और अपनी माँ को बताने का
मतलब मुझे अपनी माँ को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे, इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे। मैं बहुत नाराज थी, देश से नाराज थी कि मैंने देश को अपनी अमानत भेजी, अपने पिताजी दिए हैं और देश में सुरक्षित नहीं रखे। मैं नाराज थी, दुखी थी। मैं सोचती थी कि मेरा दुख कोई समझ नहीं पाएगा, मेरे पिताजी वापस नहीं आए। टुकड़ों में खून से लथपथ एक झंडे में लपेटे हुए उनके शरीर के टुकड़े में घर लाई मेरी टूटी हुई माँ सालों के लिए ठीक नहीं हुई। उन्होंने पहले ही इंदिरा जी की हत्या का सदमा देखा था, अब अपने पति को खो डाली। बहुत दिनों के लिए खाती नहीं थी, सिर्फ नींबू पानी पीती थी, 2-4 गिलास, मुश्किल से जबरदस्ती करके खिलाती थी। बाहर नहीं जाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। 7 सालों के लिए घर के अंदर ही रही, ज्यादा बाहर गई नहीं। उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई। 7 सालों बाद उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी संकट में है। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक और बार चुनाव आ रहा है, भाजपा उभर सकती है, कांग्रेस पार्टी टूटने वाली थी। तमाम नेता आ रहे थे उनके पास कि राजनीति में आइए, राजनीति में आइए। उनकी बेटी थी, बहुत कष्ट देखा था उनका। मैंने मना किया, मैंने कहा राजनीति में मत आओ, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, संभल जाएगी पार्टी, कोई संभाल लेगा, कोई नेता बन जाएगा। मां ने बात नहीं सुनी, मुझे कहा कि ये जो चित्र है तुम्हारे पिता का, जो मेरे कमरे में दीवार पे लटका है, इसको मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर आज मैं मुंह मोड़ लूंगी, पार्टी के लिए आगे नहीं बढ़ूंगी, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी। तो आगे आई तो ये स्पष्ट था कि पहला चुनाव उन्हें अमेठी से ही लड़ना था। ये पिताजी की कर्म भूमि थी। सच बताओ तो जब ये तय हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगी अमेठी से, तो एक शाम को उन्होंने मुझसे कहा, प्रियंका कैसे करूंगी, मैं तो कभी चुनाव लड़ी नहीं हूं। पलक नहीं झपकाई मैंने कहा मां, ये चुनाव मैं आपको लड़के दूंगी, आप आओ मत अमेठी, मैं अमेठी को संभालूंगी। और मैं आपको बताऊं मैंने ये क्यों कहा।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मेरे पिताजी शहीद हुए तो मैं नाराज थी, दुखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता। लेकिन फिर कुछ हुआ। उनके अंतिम संस्कारों के बाद हम अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद आए, ट्रेन से आए। वो ट्रेन यहां अमेठी और रायबरेली से गुजरी। मैं बहुत दुखी थी, ट्रेन में बैठी थी, रात हो गई थी। ट्रेन यहां के स्टेशन पे रुकी। मुझे आज तक वो क्षण याद है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मैंने देखा कि ये तो बहुत लोग मेरी तरह रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। तो मुझे यह एहसास हुआ कि जो दुख मुझे महसूस हो रहा है वो तो यहाँ की जनता को भी महसूस हो रहा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो सारे इंतजार कर रहे थे बीच रात में कि राजीव जी को एक अंतिम बार देखेंगे, उनकी अस्थियों को देखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उन सब के दिलों में वही दुख था जो मेरे दिल में था। आपने मेरे दुख के पल में आपने मेरा साथ दिया। मैं समझी कि मैं अकेली नहीं हूं इस दुनिया में, कि सिर्फ मुझे दुख नहीं हो रहा है, मेरे परिवार को दुख नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरी मां टूटी नहीं है, मेरे भाई नहीं टूटे हैं, लेकिन अमेठी की जनता मेरे साथ रो रही है, क्योंकि उनका भी भाई, उनका बेटा चले गया। इसीलिए जब मां ने कहा कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगी तो बगैर हिचकिचाए मैंने कहा मैं लड़वाऊंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि जब मैं यहां चुनाव लड़वाने आऊंगी तो मैं अपने परिवार के बीच आऊंगी। आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप में से बहुत चेहरे में पहचानती हूं। बुग्गी जी बैठे हैं उस समय, लेकिन आप कांग्रेस में नहीं थे शायद। आ गए उसके बाद, वापस आ गए उसके बाद। बहुत चेहरे में पहचान रही हूं। आपको याद है किन परिस्थितियों में हमने वो चुनाव लड़ा। मैं आई, आज मेरा बेटा 24 साल का है, उस समय मैं शायद 28 साल की थी। उसको देखती हूँ और कभी कभी यकीन नहीं आता कि लगभग उसी की उम्र में मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पहुंची। उस समय कैप्टन शर्मा सांसद थे। उन्होंने मुझे कहा, ये लो प्रियंका, मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूं। और उनके साथ किशोरीलाल शर्मा खड़े थे। उन्होंने मुझे ये शब्द कहे, याद रखना ये आदमी वफादार रहेगा, और याद रखना जैसे ये काम करके दिखाएगा तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे। किशोरी भैया ने और मैंने किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ा आप सब जानते हैं। मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय। यहाँ कोई संगठन के नाम की चीज ही नहीं थी। बहुत साल हो गए थे पिताजी के समय से। लोग थे, कार्यकर्ता थे जो उनसे जिनका लगाव था पिताजी के साथ, जिन्होंने काम किया था उनके साथ, लेकिन संगठन नहीं बना था। रात रात को हम संगठन बनाते थे। ब्लॉक की कमेटियां, ब्लॉक के अध्यक्ष चुनते थे, साथ में बैठकर सबसे पूछ के कि किसको अध्यक्ष बनना चाहिए। और दिन में हम दौरा करते थे, पूरा दिन काम करते थे, पूरी रात काम करते थे। उस समय मशीनें नहीं थी। ये बात होती थी कि कोई बक्से चुरा लेगा, वो सब इंतजाम करना था। बड़ा चुनाव था, सम्मान की बात थी, लेकिन हम पूरी जीत जान से लड़े। और आज भी जो हमारे साथ वो लड़ाई लड़े, जो यहाँ पे मेरे साथी बैठे हुए हैं, आपको याद होगा
कि भीषण परिस्थितियों में लड़े, 3 लाख वोटों से जिता के लाए सोनिया जी को, रात रात तक काम किया, आंसू बहाए, कभी कभी हंसे, पीछे नहीं हटे काम करने से, एक सेना बनकर एक साथ लड़े और तब से एक नया सिलसिला हमने कायम किया। सोनिया जी के समय में जब मैं अमेठी का देखभाल करती थी तो मैंने बहुत चीजें समझी जो बचपन में समझनी मुश्किल थी। उस समय गर्मियों में आग लग जाती थी गांव में, हम लोग जाते थे किट देने के लिए। मुझे याद है एक गांव में एक आदमी, एक किसान आया मेरे पास, यूं करके उसके हाथ, उसकी धोती में उसने कुछ बांधा हुआ था। जब मेरे पास आया उसने ऐसे मुट्ठी खोली, मुझे दिखाया, 500 रुपए के नोट थे, अध जले हुए, उसकी राख भी उसके हाथ में थे। उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे, सब जल गया, सब खत्म हो गया। मैंने गरीबों का दर्द समझा, किसानों का दर्द समझा। मैंने अपनी बहनों को समझा जब मैं उनके बीच में घूमी और मैंने देखा कि किस तरह के संघर्ष कर रही हैं, किस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मेरी प्यारी बहन यहाँ खड़ी है, तुम्हारी कहानी याद है मुझे। तुमने पढ़ाई नहीं की थी, 8वीं तक शायद पढ़ाई की थी। तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारी बच्ची बड़ी होकर पढ़ाई कराओगी अपनी बच्ची को, लेकिन तुम्हारे ससुर जी नहीं माने। सही है, ससुर जी नहीं माने तो चुपचाप से, सुनिए, चुपचाप से घर पे फॉल सिलने का काम किया, और जब कोई देख नहीं रहा था तो जाके वो फॉल दुकान में ले जाती थी और वो उससे थोड़ी सी कमाई कर लेती थी, किसी को बताया नहीं। जब परिवार ने कहा कि बेटी को नहीं पढ़ा सकते, रो मत, बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हिम्मत दी है। जब परिवार वालों ने बोला कि नहीं, बच्ची को पढ़ाने नहीं देंगे, तब इन्होंने कहा मैं पैसे दूंगी, पढ़ाने दो। आज बच्ची क्या कर रही है? बीए पास है ना? देखो इनका संघर्ष क्या था। इधर आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तुम्हारी जगह यहां है। मैंने सीखा कि मेरी बहनें कितना संघर्ष कर रही हैं। मैंने देखा कि कड़ी धूप में, मैंने देखा कि कड़ी धूप में यहाँ का किसान कितनी मेहनत कर रहा है, हर संघर्ष का सामना कर रहा है, कमाने की कोशिश कर रहा है। बैठो ना, बैठो, मेरी जगह में बैठ जाओ, बिठा दो, पूछ जाओ कि कितना संघर्ष कर रहा है, कितनी मेहनत करता है सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चे का भविष्य मजबूत हो पाए। मैंने देखा कि यहाँ के गांव-गांव में मेरे पिताजी, मेरे परिवार के प्रति कितनी श्रद्धा है। रात रात तक हम यहाँ के रास्तों से गुजरते थे तो लालटेन लेकर बुजुर्ग लोग हमारा इंतजार करते थे। कभी कभी मेरा चेहरा देख के रो पड़ते थे कि राजीव भैया की बिटिया आई है। मैं समझी कि जनता की श्रद्धा का क्या मतलब होता है, कि उसका आदर करना चाहिए। मैंने देखा कि किस तरह से मेरी माताजी
जब आई कैंप में जाकर बच्चों की आंखों में बूंद डालती थी, दवाई डालती थी, तो किस तरह से उनकी माताएं खुश होती थी। बेवाओं को देखा जब हम लोग कैंप लगाते थे, कितनी गरीबी में रहते थे और हम पेंशन देते थे। उस समय पेंशन मिलता था, बेवा पेंशन कहते थे उसको। मैं समझी कि कितना संघर्ष था आपके जीवन में और कैसा रिश्ता था आपके बीच, मेरे परिवार के बीच, कि ये राजनीतिक रिश्ता नहीं था, एक प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था, सत्य का रिश्ता था। फिर भाई यहां आए, उनका भी चुनाव लड़वाया, सांसद बने, आपके लिए खूब काम किए, जहां जहां विकास ला पाए विकास लाए। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति आई, एक राजनीति जो शायद हम जैसे लोग शुरू में समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ही अलग थी, हमारी समझ ही अलग थी। हमें सिखाया गया था कि जनता के सामने झूठ मत बोलो, हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो, हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। यहां अमेठी में आए ये लोग क्या समझेंगे, स्मृति जी क्या समझेंगी? ये तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आई, ये राहुल जी से लड़ने के लिए आई, ये आपके प्रति श्रद्धा की वजह से नहीं आई। वो कैसे समझेंगी ये रिश्ता? इन्होंने झूठ फैलाए कि हम आपकी जमीन हड़पने आए थे, कि जिन महिलाओं के जिस समूह में आप थी, आपको याद है जो परियोजना थी, कि वो परियोजना ही हमने इसलिए बनाई कि हम आपकी जमीन हड़पना चाह रहे थे, कि हम लूट रहे थे आपको, कि हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, कि हमारे दिल में सिर्फ परिवारवाद की भावनाएं थी, सिर्फ सत्ता चाहते थे हम, हमारे दिल में आपके लिए कोई भावना नहीं थी। और कुछ ऐसा हुआ कि इन बातों से आप थोड़ा सा बहक गए, कुछ लोग बहके, कुछ लोग दृढ़ रहे। जो भी हुआ, राहुल जी वो चुनाव हारे और एक पुराना रिश्ता जो आपके बीच, हमारे परिवार के बीच था, वो थोड़े समय के लिए थम गया, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। थोड़े ही समय में कोविड आया, कोरोना आया। मुझे याद है, मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, मैं और मेरे साथी 16-16 घंटे फोन पे रहते थे। हमने एक हेल्पलाइन खोली थी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, कि कहीं संकट है, कहीं फंसे हो, लॉकडाउन हो गया था अचानक, मोदी जी की सरकार ने कोई साधन नहीं दिया था, अचानक कोई सारी ट्रेनें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी, लोग अलग अलग जगह जो यहाँ पलायन करके गए थे, यूपी से फंस गए थे। हमने हेल्पलाइन खोली, 16-16 घंटे हम उस हेल्पलाइन के नंबर देखते थे, जवाब देते थे, बात करते थे। मैंने कहा हुआ था अपने साथियों को कि अगर अमेठी रायबरेली का कोई फोन आता है तो मेरा नंबर देना, और मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक फोन आया, मैंने उठाया, एक लड़का था, गुजरात में था। उसने कहा आपने हेल्पलाइन का नंबर जारी किया है? मैंने कहा हाँ, बताया नहीं कि कौन हो। उसने कहा यहां पे मेरे साथ 16 लोग हैं, हमारे पास सिर्फ आज रात का खाना है, कल का खाना नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेंगे? मैंने कहा घबराओ मत, आप राहुल भैया को जानते हो? तो उसने कहा राहुल भैया कौन? मैंने कहा राहुल गांधी।
से हाँ जानता हूं। मैंने कहा मैं उसकी बहन हूं, फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हारे पास भेजूंगी। मैंने अपने साथियों को कहा कि गुजरात में जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एकदम उनको फोन करो, नंबर दो, पता दो, खाना भेजो और उनकी वापस घर आने के लिए सुविधा बनाओ। जब मैंने उस लड़के को कहा कि मैं राहुल की बहन हूं, तो उसकी आवाज से मुझे पता चला वो रो रहा है। वो रोया। उसने कहा दीदी अब आपका नंबर मिल गया है, मुझे मालूम है हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। ये विश्वास था हम में, ये विश्वास था हम में, तब भी अमेठी के लोगों के दिलों में। हमारा रिश्ता टूटा नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि अमेठी, रायबरेली के जितने भी लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे, घर नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए ट्रेन का इंतजाम, बस का इंतजाम, किसी को जीप से घर भेजा। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम इसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाले थे। हमने इसलिए भेजा क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, हमारा दायित्व था कि उनको घर सही सलामत पहुंचाए। वो हमारे परिवार के सदस्य समान थे। ये है हमारा रिश्ता। हाँ भाई, मुझे मालूम है उसका नाम क्या था, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रही हूं। देखिए, ये जो रिश्ता है हमारे और आपके बीच में, पाक है ये रिश्ता। सेवा का रिश्ता है और शहादत का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है और खून का रिश्ता है। ये कभी नहीं टूटेगा। यहां आपका कोई भी सांसद बने, यहां कोई भी किसी भी तरह की राजनीति करे, हमारे बारे में आपको 2000 झूठ बोल के चले जाए, आप उन झूठों का विश्वास भी कर लो, ये रिश्ता फिर भी नहीं टूटेगा। मैंने आपसे कहा शुरू में कि अगर अपने जीवन में एक ऐसा इंसान था जिसे मैंने पूजा, वो मेरे पिताजी थे। ये मेरे पिताजी की कर्म भूमि है। मैं इस भूमि को भी पूजती हूं। मैं इस भूमि को भी पूजती हूं। ये भूमि मेरे लिए पवित्र भूमि है। ये भूमि राहुल के लिए पवित्र भूमि है। मैं आपको एक और बात बताती हूं कि मैं जानती हूं किशोरी लाल शर्मा को, मेरे ख्याल से अब कितने सालों से, उतने 40 सालों से। और मैं आपको एक बात बता सकती हूं, ये भूमि किशोरी लाल शर्मा के लिए भी पवित्र भूमि है। आज अगर हमने इन्हें आपका प्रत्याशी बनाया है तो पूरी समझ और पूरे विवेक से ये फैसला लिया है। अगर इस संसदीय क्षेत्र का गांव-गांव कोई जानता है तो ये जानते हैं, यहाँ की सड़क कोई जानता है तो ये जानते हैं, यहाँ का एक एक कार्यकर्ता जानता है तो ये जानते हैं। आज अगर मैं किशोरी जी से पूछूं कि उनका नाम क्या है, वो मुझे बता देंगे। वो ये भी बता देंगे कि इनके गांव में हमने हैंडपंप लगवाया था और इनकी बेटी को हमने पढ़ाया है, और बीच में ये हमसे नाराज भी हो गए थे क्योंकि इस गांव में जो दूसरे कार्यकर्ता हैं जिनसे इनकी लड़ाई है, उनको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। इतिहास जानते हैं आपका। रिश्ते जब हमने बनाए तो इन्होंने भी बनाए, सेवा जब हमने की तो इन्होंने भी की, श्रद्धा जब हमने दिखाई आपके लिए तो इन्होंने भी दिखाई, जब हम आपकी समस्याओं को समझे तो इन्होंने भी आपकी समस्याओं को समझा। इसीलिए आज इनका हक बनता है
कि ये आपके प्रतिनिधित्व के लिए यहां आज खड़े हों, क्योंकि उन्होंने उतना ही काम किया है आपके लिए जितना हमने किया है, और उतनी ही श्रद्धा के साथ किया है। आज पूरे देश में जो राजनीति फैली हुई है वो झूठों की राजनीति है, नाटक नौटंकी की राजनीति है। प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता चुनावी मंच पर आकर इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि आपको बता दें कि 10 सालों में उन्होंने कितने रोजगार बनाए, महंगाई को कितना कम किया और क्यों और कैसे। आपके सामने आकर इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको बताएं कि कितनी संस्थाएं खोली हैं, कितने बड़े बड़े उद्योग खोले हैं, क्या नया किया है इस देश के लिए 10 सालों की सत्ता को लेकर। प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं, एक ही रट लगा रखी है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एक परिवार के खिलाफ दिन रात बोलते रहते हैं। इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत को, जो शहीद हुई इस देश के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया, उनको देशद्रोही कहते हैं। राजीव गांधी जैसे देशभक्त को देशद्रोही कहते हैं। कहते हैं कि राजीव गांधी ने अपनी मां की विरासत को टैक्स न भरने के लिए कानून बदल डाला। वो कभी नहीं समझ पाएंगे। राजीव गांधी ने अपनी मां से धन दौलत नहीं ली विरासत में। विरासत में उनको इस देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला, शहादत मिली, यही उनकी विरासत थी। लेकिन जो लोग सिर्फ सत्ता का मोह लिए घूमते हैं, सिर्फ अपने लिए सत्ता चाहते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि सत्ता जनता ने दी है, जनता के प्रति दिल में कोई श्रद्धा नहीं है, वो लोग इस बात को समझ नहीं सकते। वो लोग आज आपकी सच्चाई को भी नहीं समझ सकते, कट चुके हैं आपसे। प्रधानमंत्री जी मंच पे खड़े होकर कैसी कैसी बातें करते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे की मशीन लेकर आपके घरों में आकर आपके गहने चुराएगी, आपका मंगलसूत्र ढूंढ निकालेगी और उसको चुरा लेगी, और आपकी संपत्ति किसी एक कौम को दे देगी, और आपके पास 2 भैंसे हैं तो एक भैंस भी चुरा लेंगे। ये ऐसी बातें प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पद की गरिमा क्या है? पद क्या है? देश के प्रति जिम्मेदारी क्या है? देश क्या सोचेगा? आज देश जवाब मांग रहा है। देश कह रहा है कि हमें ये नाटक नौटंकी नहीं चाहिए। हमने बहुत चुनाव लड़ने दिए हैं आपको धर्म के आधार पर, बहुत हिंदू मुस्लिम कर लिया है आपने। इस चुनाव को हम लड़ेंगे और हम अपने मुद्दों पे लड़ेंगे। आज जनता कह रही है, मेरी समस्याओं को सुनो, पहचानो। महंगाई से जूझ रहा हूं, तड़प रहा हूं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, कोई बीमार पड़ता है परिवार में उसका इलाज नहीं कर पा रहा हूं, मेरी खेती के सामान नहीं मिल रहे हैं, खेती से कमाई नहीं हो रही है, मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, मैंने शिक्षित किया उसको मेहनत करके, लेकिन बेरोजगार है। आज जनता कह रही है मेरी आवाज सुनो। आज जनता कह रही है कि बहुत हो गया है, हमें वो पुरानी राजनीति वापस चाहिए। हमें वो राजनीति चाहिए जिसमें देश का प्रधानमंत्री हमारे गांव में आता था और हम उसको डांटते थे। हम कहते थे कि हमारी बिजली का खंभा लगा दिया आपने, लेकिन तार नहीं लगाया, तार लगवाइए। प्यार देंगे आपको लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक आप हमारा तार भी नहीं लगाएंगे। हमें वो राजनीति वापस चाहिए। आज जनता कह रही है कि हमें सच्चाई सत्य की राजनीति चाहिए, झूठे नेता नहीं चाहिए। हमें वो नेता चाहिए
जो सच बोलने की हिम्मत करे हमारे सामने। जनता कह रही है कि हम ऊब चुके हैं। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत गुमराह किया है आपने हमको। अब हमारे सामने आओगे तो हमारी बात करो, हमारे मुद्दों की बात करो। चुनाव लड़ोगे तो हमारे मुद्दों पे लड़ो। हमें बताओ हमारे लिए कौन सी स्कीम लाए हो, हमारे बच्चों के रोजगार कैसे दिलवाओगे, हमारा गांव विकसित कैसे करोगे। 10 साल पहले इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे हैं विकसित भारत। 10 सालों में किसका विकास किया? अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों का। जनता देख रही है, समझ रही है आज कि सारी संपत्ति इस देश की जो जनता की संपत्ति है वो इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दे दी है। देश का कोयला, देश की बिजली, देश के सारे खदान, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह सारे दे दिए अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को। उनके कर्ज माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ के। देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान 1 लाख रुपए के लिए कर्ज लेता है, अपनी बेटी की शादी करने के लिए कर्ज नहीं दे पाता है और आत्महत्या करता है। उत्तर प्रदेश का किसान कतार में खड़ा होता है खाद वितरण के लिए, 2-2, 3-3 दिन खड़ा रहता है ये सोच के कि खाद मिलेगा, कमाई हो जाएगी। उसी कतार में खड़े खड़े मरकर गिर जाता है। मैं उसके घर गई हूं और उसके लिए 1 रुपया कर्ज माफ नहीं करते ये प्रधानमंत्री। कभी इनको देखा है राजीव जी की तरह, इंदिरा जी की तरह, सोनिया जी की तरह, राहुल जी की तरह आपके घरों में जाते हुए? कभी झुक के किसी दरवाजे के अंदर घुसे हैं, किसी झोपड़ी में? कभी पूछा है किसी किसान से कि किस तरह से कमा रहे हो तुम? पूरे दिन बाहर खेती में काम करते हो, रात को पहरेदारी कर रहे हो, हमारा पशु तुम्हारा खेत चल रहे हैं, कैसे करते हो? सोते कब हो? अपना देखभाल कैसे करते हो? कभी पूछा है इस प्रधानमंत्री ने? कभी नहीं। आप अमेठी के वासी हो, आपके सांसद प्रधानमंत्री थे, झुक के आपके पास आते थे। ये प्रधानमंत्री वाराणसी से बार बार चुनाव जीतते हैं, एक गांव में नहीं गए हैं, वहां एक गरीब के घर में नहीं घुसे हैं, एक बार झुक के आपसे बात नहीं की है। बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं, सारी फोटो खींचते हैं, पिक्चर बनाते हैं, सफेद कुर्ता पहनते हैं, उस पे एक धूल का दाग नहीं दिखता, एक बाल इधर उधर नहीं होता। क्या समझेंगे आपके जीवन के बारे में? क्या समझेंगे आपके संघर्षों के बारे में? कट चुके हैं पूरी तरह। लोग डरते हैं उनसे, उनके सलाहकार डरते हैं, अधिकारी डरते हैं। कौन बताएगा कि आज देश में क्या हालात हैं? उनको तो दिखेगा नहीं, वो तो सोने के महलों में रहते हैं, झूठों से घिरे हुए। क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं चल रहा है आज की लोग उनकी बातों पे हंस रहे हैं। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमेशा अपने निष्ठा से काम किया है। अमेठी के कार्यकर्ता हैं, भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डट के लड़े हैं, हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। आप लड़ोगे ये चुनाव, आप ऐसे लड़ो जैसे अपना चुनाव है, जनता का चुनाव है। उनको धन बल से लड़ने दो, हम जनता के बल से लड़ेंगे। उनके पास सारे साधन हैं। मत भूलो कि जब भगवान राम रावण से लड़े थे तो भगवान राम के पास सत्ता नहीं थी, रथ नहीं था, सोना नहीं था। भगवान राम वनवास में थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाई, गए लड़े रावण से। उनके दिल में सिर्फ सत्य था। आज ये सत्य की लड़ाई है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है,
ये संविधान की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है, इस देश की जनता की लड़ाई है। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं, ये वचन मैं आपको देके जा रही हूं। आज आप जब इस मीटिंग से जाएंगे, मैंने रायबरेली में 2-3 दिन पहले जब सभा की थी तो मैंने घंटे गिने थे। अब आप गिन लीजिए कितने घंटे हैं। उस समय वहां पे 330 के तकरीबन थे, अब कम हो गए हैं। 2-4 घंटे सोने के लिए रखिए, बाकी घंटे बाहर जाइए, प्रचार करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को इस देश की सच्चाई दिखाइए, बताइए, प्रमाण दीजिए कि कांग्रेस ने जहां जहां सरकार है क्या क्या करके दिखाया है। किस तरह छत्तीसगढ़ में हमने आवारा पशु की समस्या खत्म की, किस तरह कर्नाटका में महिलाएं बस की यात्रा फ्री कर रही हैं, किस तरह आज कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं हर महीने, किस तरह हमने किसानों को मजबूत किया अपने प्रदेशों में, किस तरह हम ऐसी नीतियां लाए जिससे देश की संपत्ति वापस इस देश की जनता के हाथों में जाए। बताइए, समझाइए, सच्चाई दिखाइए, जनता को कहिए कि जनता जो जी रही है वही सच्चाई है, उस आधार पर वोट दे। तरक्की नहीं आई है आपके जीवन में, 10 साल बीत गए हैं, मोदी जी के झूठ सामने आ गए हैं, हराइए इनको, बदलाव लाइए, एक नई सरकार लाइए, एक नई राजनीति जो पहले पुराने असूलों पर आधारित है वो लाइए इस देश में। मैं आपसे पूरी उम्मीद रखती हूं कि एक सेना की तरह आप ये चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव जीतेंगे और यहां अमेठी से इस पूरे देश में ये संदेश देंगे कि बहुत हो गया है, हमें सच्चाई की राजनीति वापस चाहिए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना, मैंने दिल की बात बोली, आपके सामने अपनी सच्चाई रखी। मैं आपकी आभारी हूं कि हर संकट में आपने साथ दिया, मेरे आंसू आपने पोंछे, मेरे साथ आप लड़े, आपने हमेशा हमें आदर दिया, सम्मान दिया। मेरा परिवार जो है इस देश में वो आपकी वजह से है। आपको धन्यवाद देती हूं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। एक और बार जय हिंद, और एक बार राजीव जी के नाम जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से प्रियंका गांधी जी का नारा फिर से लगाएं। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।